नमस्ते और स्वागत है आप सबका। हमारा मकसद है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मुश्किल बातों को थोड़ा आसान बनाना, ऐसी भाषा में कि सब समझ सकें और ज़रूरत पड़े तो मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिससे बहुत से लोग चुपचाप जूझते हैं। ये है क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी बंद या तंग जगहों में महसूस होने वाला एक बहुत तेज बेकाबू सा डर। हमारे पास जो जानकारी है, जो नोट्स हैं, वो इस अनुभव की गहराई, इसके कारण और सबसे ज़रूरी इससे बाहर निकलने के रास्ते, इन सब पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए इन स्रोतों को ज़रा देखते हैं और समझते हैं कि ये क्लॉस्ट्रोफोबिया असल में है क्या और ये किसी की ज़िंदगी को कैसे कैसे बदल सकता है। बिल्कुल। क्लॉस्ट्रोफोबिया देखिए महज एक छोटा मोटा डर नहीं है। ये एक प्रॉपर एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को छोटी, बंद या बहुत भीड़ वाली जगहों में जबरदस्त डर और घबराहट महसूस होती है। जो जानकारी हमारे सामने है वो यही बताती है कि ये अनुभव कितना असली और परेशान करने वाला हो सकता है। हाँ, इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो शायद ज्यादा समझ आएगा। मान लीजिए आप लिफ्ट में घुसे, दरवाजा बंद हुआ और अचानक आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांस लेना भारी हो गया, पसीना आने लगा और दिमाग में बस एक ही चीज, किसी तरह यहां से बाहर निकलो। हमारे स्रोतों में ऐसे कई उदाहरण हैं। ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक असहजता नहीं है, ये तो एक पैनिक वाली स्थिति हो सकती है। अच्छा, तो वो कौन सी आम स्थितियां हैं जो इस डर को ट्रिगर करती हैं? हमारे हाथ जो जानकारी लगी है उसमें कुछ चीजें बार बार सामने आती हैं। हाँ। कुछ ट्रिगर्स बहुत आम है, लगभग हर स्रोत में इनका जिक्र मिलता है। लिफ्ट या एलिवेटर। हाँ, ये शायद सबसे जाना पहचाना उदाहरण है। हाँ, लिफ्ट तो है ही। इसके अलावा छोटे बंद कमरे, जी। खासकर बिना खिड़कियों वाले या जिनका दरवाजा बंद हो, वो भी एक बड़ा ट्रिगर है। और भीड़ वाली जगह, जैसे मेट्रो की पीक आवर वाली भीड़ या मुंबई लोकल। हमारे स्रोतों में इस तरह की स्थितियों का भी जिक्र है। बिल्कुल है। भीड़ वाली बसें, ट्रेन, मेट्रो, जहां हिलने डुलने की भी जगह ना हो और आप दरवाजे से दूर हों, ये स्थितियां भी क्लॉस्ट्रोफोबिया को ट्रिगर कर सकती हैं। बात सिर्फ जगह के छोटे होने की नहीं है, बल्कि वहां से आसानी से निकल ना पाने के एहसास की भी है। और मेडिकल सेटिंग्स में, जैसे एमआरआई या सीटी स्कैन मशीनें, हाँ। उनमें लेटना तो वैसे भी किसी के लिए आसान नहीं होता। हाँ, एमआरआई या सीटी स्कैन मशीन है, वो जो एक सुरंग की तरह होती हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती हैं। कई बार तो लोग जरूरी जांचें भी टाल देते हैं इसी डर की वजह से। एक दिलचस्प बात जो कुछ नोट्स में मिली, वो ये कि कभी-कभी बहुत ज्यादा तंग कपड़े पहनना, वो भी कुछ लोगों में घुटन और फंस जाने का एहसास पैदा कर सकता है। ये वाकई दिलचस्प है। तो ये सिर्फ जगह की तंगी का डर नहीं है। सही कहा। मूल डर जो है वो अक्सर फंस जाने का होता है। ऐसी स्थिति में होने का डर, जहां से निकलना मुश्किल लगे, जहां सांस रुकने का डर हो या जहां अपना नियंत्रण खो देने का खतरा महसूस हो, यही वो गहरी चिंता है जो क्लॉस्ट्रोफोबिया को इतना इतना तीव्र बना देती है। तो जब ये डर हावी होता है, तब व्यक्ति महसूस क्या करता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? मुझे लगता है लक्षणों को ठीक से समझना बहुत जरूरी है, ताकि कोई इसे पहचान सके, चाहे खुद में या किसी अपने में। हमारे स्रोतों में लक्षणों का काफी विस्तार से वर्णन है। हाँ, लक्षणों को समझना महत्वपूर्ण है। ये शारीरिक, भावनात्मक और फिर व्यवहारिक तीनों स्तरों पर दिखते हैं। शारीरिक लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले ध्यान जाता है दिल की धड़कन पर। वो अचानक बहुत तेज हो जाती है, जैसे जैसे छाती से बाहर आ जाएगी। और वो पसीना आना, कांपना, ये भी आम है। बहुत आम। अचानक ठंडा पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। इसके साथ ही सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा हो या गला किसी ने पकड़ लिया हो, पूरी सांस अंदर नहीं जा रही। उफ। और चक्कर आना या जी मिचलाना जैसा कुछ। जी मिचलाना, चक्कर आना, सिर हल्का महसूस होना और कुछ गंभीर मामलों में तो बेहोशी जैसा लगना भी हो सकता है। कई लोग सीने में एक अजीब सी जकड़न या भारीपन महसूस करते हैं, जैसे कोई बोझ रख दिया गया हो। ये शारीरिक लक्षण खुद में इतने डरावने होते हैं कि डर और बढ़ जाता है। ये तो शरीर पर असर हुआ। भावनात्मक और मानसिक रूप से क्या चल रहा होता है उस वक्त? दिमाग में क्या ख्याल आते हैं? भावनात्मक और संज्ञानात्मक स्तर पर सबसे हावी होता है तीव्र डर, दम घुटने का डर, ये पक्का यकीन कि इस बंद जगह में मेरी सांस बंद हो जाएगी, नियंत्रण खो देने का डर कि मैं चीखने लगूंगा, बेहोश हो जाऊंगा या कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो शर्मिंदगी भरा हो।
और वो एहसास की दीवारें पास आ रही हैं। हाँ, कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कमरा या जगह सिकुड़ती जा रही है, दीवारें उन पर गिर रही हैं। और इन सबके बीच जो सबसे प्रबल भावना होती है वो है उस स्थिति से तुरंत इसी पल भाग जाने की जबरदस्त इच्छा। तर्क तर्क काम करना बंद कर देता है, बस भागने की तलब होती है। ये सब सुनना ही इतना मुश्किल लग रहा है। जाहिर है इन शारीरिक और भावनात्मक तूफानों का असर व्यवहार पर भी पड़ता होगा। लोग अपनी जिंदगी में क्या बदलाव करने लगते हैं इस डर से बचने के लिए। बिल्कुल। व्यावहारिक लक्षण अक्सर बचाव के रूप में सामने आते हैं। लोग उन स्थितियों से बचने के लिए अपनी जिंदगी को बदलने लगते हैं, जैसे लिफ्ट का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देना और हमेशा सीढ़ियों से जाना, चाहे 10वीं मंजिल पर ही क्यों ना जाना हो। और जरूरी मेडिकल टेस्ट न करवाना। हाँ, जैसा हमने पहले कहा है, जरूरी होने पर भी एमआरआई जैसे स्कैन से मना कर देना। लोग भीड़ वाली जगहों जैसे बस, मेट्रो या हवाई जहाज में सफर करने से कतराने लगते हैं। इससे उनकी सामाजिक जिंदगी, काम और घूमने फिरने की आज़ादी सब सीमित हो जाती है। क्या लोग कुछ खास चीजें अपने साथ रखने लगते हैं तसल्ली के लिए? हाँ, कुछ स्रोतों में इसका जिक्र है। कुछ लोग हमेशा पानी की बोतल या एक छोटा पंखा साथ रखते हैं ताकि घुटन महसूस होने पर इस्तेमाल कर सकें। कुछ लोग दरवाजे के पास या खिड़की वाली सीट पर ही बैठना पसंद करते हैं। यह एक तरह की सुरक्षा रणनीतियां बन जाती हैं, जो उन्हें थोड़ा नियंत्रण का एहसास देती हैं। इस पूरे अनुभव को और गहराई से समझने के लिए हमारे पास एक केस स्टडी है, सुनीता की कहानी, जो पटना से है। यह कहानी वाकई दिखाती है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया कैसे धीरे धीरे जिंदगी पर कब्जा कर सकता है। सुनीता एक बार ऑफिस की भीड़ वाली लिफ्ट में करीब 5 मिनट के लिए फंस गई थी, बिजली जाने की वजह से। यह अनुभव उनके लिए इतना भयानक था या की शुरुआत का कारण बनती है। उस एक घटना का डर मन में बैठ जाता है। बिल्कुल। उस दिन के बाद सुनीता ने लिफ्ट इस्तेमाल करना पूरी तरह छोड़ दिया, सिर्फ सीढ़ियां। बात इतनी बढ़ गई कि कुछ समय बाद जब उन्हें एक बेहतर नौकरी का ऑफर मिला तो सिर्फ इसलिए मना करना पड़ा क्योंकि नया ऑफिस 8वीं मंजिल पर था और रोज उतनी सीढ़ियां चढ़ना मुमकिन नहीं था। यह बहुत मार्मिक उदाहरण है कि कैसे ये डर अवसरों को सीमित कर देता है। ये सिर्फ एक डर नहीं रह जाता, बल्कि जीवन के फैसलों को प्रभावित करने लगता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद उन्हें एक स्वास्थ्य समस्या हुई जिसके लिए डॉक्टर ने एमआरआई स्कैन की सलाह दी, लेकिन सुनीता ने डर के मारे साफ इनकार कर दिया, जबकि ये उनके सही इलाज के लिए बहुत जरूरी था। ये दिखाता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया न सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी और करियर को, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल तक को बाधित कर सकता है। यहाँ सहानुभूति बहुत जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि ये कोई कमजोरी या डरपोक होना नहीं है, ये एक वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। आपने बिल्कुल सही कहा। सहानुभूति और समझ पहला कदम है। अब सवाल उठता है कि ये होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। हमारे स्रोतों में कई संभावित कारणों का जिक्र है। हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या ये सिर्फ बुरी घटनाओं से ही होता है या कुछ और भी वजह हैं? कई कारक मिलकर भूमिका निभाते हैं। एक बड़ा कारण है अतीत का कोई नकारात्मक अनुभव, जैसे सुनीता के केस में हुआ, या फिर बचपन का कोई अनुभव, जैसे खेलते हुए किसी संदूक या अलमारी में बंद हो जाना और बहुत डर जाना, या किसी अंधेरे छोटे कमरे में सजा के तौर पर बंद किया जाना। तो बचपन के अनुभव ज्यादा मायने रखते हैं। अक्सर रखते हैं, लेकिन बाद की जिंदगी में हुई कोई दर्दनाक घटना भी इससे शुरू कर सकती है, जैसे किसी सुरंग में फंसना या किसी भीड़ में दब जाना। दूसरी वजह दिमाग की केमिस्ट्री से जुड़ी हो सकती है। दिमाग की केमिस्ट्री, वो कैसे? हाँ, कुछ रिसर्च बताती है कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये हमारे खतरे के अलार्म की तरह काम करता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले लोगों में ये एमिगडाला ज्यादा संवेदनशील या अति सक्रिय हो सकता है, यानी उनका दिमाग बंद जगह जैसी स्थितियों को असल खतरे से ज्यादा बड़ा मानकर प्रतिक्रिया देता है। क्या इसमें परिवार या जीन्स का भी कोई रोल है? जी हाँ, आनुवांशिक कारक भी हो सकते हैं। अगर परिवार में किसी करीबी सदस्य को एंग्जाइटी डिसऑर्डर या कोई और फोबिया है तो क्लॉस्ट्रोफोबिया होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। और क्या ये देखकर भी सीखा जा सकता है, जैसे अगर बच्चे अपने बड़ों को डरते हुए देखें? हाँ, ये भी एक संभावना है, जिसे सीखा हुआ व्यवहार कहते हैं। अगर कोई बच्चा लगातार अपने माता पिता या किसी बड़े को बंद जगहों में घबराते बचते हुए देखता है तो वो अनजाने में उस डर को अपना सकता है। ये सारे कारक, अनुभव, दिमाग की केमिस्ट्री, जीन्स, सीखा हुआ व्यवहार, ये सब मिलकर क्लॉस्ट्रोफोबिया को जन्म दे सकते हैं। आमतौर पर यह बचपन या किशोरावस्था में शुरू होता है,
लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये सालों साल बना रह सकता है और वयस्क जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। तो अगर किसी को लगता है कि उन्हें या उनके किसी जानने वाले को ये समस्या हो सकती है, तो इसका पता कैसे लगाया जाता है? डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक निदान कैसे करते हैं? निदान के लिए कोई एक ब्लड टेस्ट या स्कैन नहीं है। ये मुख्य रूप से बातचीत और लक्षणों के मूल्यांकन पर आधारित होता है। डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर व्यक्ति से उनके अनुभवों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। वे कुछ खास तरह के सवाल पूछते हैं, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी बताया गया है। जैसे, क्या आप जानबूझकर लिफ्ट, भीड़ वाली मेट्रो, सुरंग, तहखाने या छोटी बंद जगहों से बचते हैं? क्या ऐसी जगहों पर आपको तीव्र चिंता, डर या पैनिक अटैक जैसे लक्षण महसूस होते हैं? और सबसे अहम सवाल, ये डर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, काम, पढ़ाई, रिश्तों या घूमने फिरने को कितना और कैसे प्रभावित कर रहा है? क्या कोई स्टैंडर्ड सवाल जवाब का सेट या प्रश्नावली भी इस्तेमाल होती है? हाँ, कभी-कभी डॉक्टर एक मानकीकृत क्लॉस्ट्रोफोबिया प्रश्नावली, क्लॉस्ट्रोफोबिया क्वेश्चनर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें लक्षणों की गंभीरता, आवृत्ति और किन स्थितियों में डर लगता है, इस पर आधारित सवाल होते हैं। इससे डर के स्तर का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। शारीरिक जांच का भी कोई रोल है? हाँ, एक शारीरिक जांच भी जरूरी हो सकती है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि जो लक्षण महसूस हो रहे हैं, जैसे तेज धड़कन, सांस फूलना, चक्कर आना, वो किसी दूसरी शारीरिक समस्या की वजह से तो नहीं है, जैसे दिल की बीमारी, थायराइड या सांस की तकलीफ, क्योंकि कई बार लक्षण ओवरलैप कर सकते हैं। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, इलाज। क्या इस डर से छुटकारा पाया जा सकता है? यहाँ अच्छी खबर है और हमारे सभी स्रोत इस बात पर एकमत है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का इलाज संभव है। यह डर भले ही जिंदगी को कैद कर दे, लेकिन सही मदद और कोशिश से इस कैद से आज़ादी मिल सकती है। बिल्कुल, ये संदेश सबसे ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है, इलाज है। और अच्छी बात यह है कि इलाज के कई कारगर तरीके मौजूद हैं। व्यक्ति की जरूरत और स्थिति के हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति खुद से शुरू कर सकता है? सेल्फ हेल्प या जीवन शैली में कुछ बदलाव? हाँ, कुछ कदम खुद से उठाए जा सकते हैं जो मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे रिलैक्सेशन तकनीकों का अभ्यास करना, गहरी और धीमे सांस लेना सीखना, मांसपेशियों को जानबूझकर ढीला छोड़ना। इनका अभ्यास रोज करना और खासकर डर लगने वाली स्थिति में जाने से पहले करना फायदेमंद होता है। व्यायाम या ध्यान वगैरह से भी फर्क पड़ता है? नियमित रूप से व्यायाम करना और ध्यान, मेडिटेशन भी एंग्जाइटी के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही कैफीन, चाय, कॉफी, कोला और दूसरे उत्तेजक पदार्थों का सेवन कम करना भी बेहतर है, क्योंकि ये घबराहट को बढ़ा सकते हैं। और अगर अचानक पैनिक अटैक जैसा महसूस होने लगे, उस वक्त क्या करें? कोई फौरी मदद की तकनीक? हाँ, पैनिक के दौरान मुकाबला करने के लिए कुछ रणनीतियां सीखी जा सकती हैं, जिन्हें कोपिंग स्ट्रैटेजीज कहते हैं। सबसे कारगर है अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना। धीरे धीरे सांस लेना, जैसे 4 सेकंड तक सांस अंदर लेना, कुछ पल रोकना और फिर 6 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ना। ये शरीर के फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को शांत करने में मदद करता है। ध्यान भटकाने वाली तकनीकें, जैसे कुछ और सोचने लगना। हाँ, ध्यान भटकाना ही मदद करता है। जैसे आंखें बंद करके किसी ऐसी जगह की कल्पना करना जहां बहुत शांत और सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई बीच, पहाड़ या अपना घर। मन में कोई शांत करने वाला वाक्य दोहराना, जैसे ये बस एक एहसास है, ये गुजर जाएगा, मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं। गिनती गिनना या संगीत सुनना? बिल्कुल, अपने आसपास की चीजों को गिनना, जैसे कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, 100 से उल्टी गिनती गिनना, कोई मंत्र या प्रार्थना दोहराना या अपना पसंदीदा शांत संगीत सुनना। ये सब तरीके दिमाग को डर वाले विचारों से हटाकर कहीं और लगाने में मदद करते हैं। ये तो हुई खुद की कोशिशें, लेकिन प्रोफेशनल मदद जैसे थेरेपी कितनी जरूरी या असरदार है? हमारे स्रोतों में थेरेपी पर काफी जोर दिया गया है। थेरेपी क्लॉस्ट्रोफोबिया के इलाज का सबसे मुख्य और प्रभावी तरीका मानी जाती है। कई तरह की थेरेपी उपलब्ध हैं, जिनमें 2-3 प्रमुख हैं। पहली और सबसे आम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। ये इस विचार पर आधारित है कि हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार जुड़े हुए हैं। CBT में थेरेपिस्ट व्यक्ति को उन नकारात्मक और अतार्किक विचारों को पहचानने में मदद करते हैं जो बंद जगहों के डर को बढ़ाते हैं, जैसे लिफ्ट में मेरा दम घुट जाएगा, और फिर उन विचारों को चुनौती देकर उन्हें ज्यादा यथार्थवादी और सकारात्मक विचारों से बदलना सिखाते हैं। और एक्सपोजर थेरेपी
इसका नाम सुनकर थोड़ा डर लग सकता है। हाँ, नाम थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से की जाती है। एक्सपोजर थेरेपी का सिद्धांत है, डर का सामना करके ही डर पर काबू पाया जा सकता है। इसमें थेरेपिस्ट की मदद से व्यक्ति धीरे धीरे, कदम दर कदम उन स्थितियों का सामना करता है जिनसे उसे डर लगता है। ये बहुत धीमी गति से होता है। उदाहरण के लिए? जैसे पहले शायद सिर्फ एक बंद कमरे की तस्वीर देखना, फिर दरवाजे पर खड़े होना, फिर कुछ सेकंड के लिए अंदर जाना, फिर धीरे धीरे अंदर रहने का समय बढ़ाना। हर कदम पर व्यक्ति को रिलैक्सेशन तकनीक इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। लक्ष्य ये होता है कि धीरे धीरे दिमाग ये सीख जाए कि ये स्थिति उतनी खतरनाक नहीं है जितना वो समझ रहा था, और डर कम हो जाए। आजकल वर्चुअल रियलिटी वीआर थेरेपी का भी जिक्र होता है, वो क्या है? वर्चुअल रियलिटी वीआर थेरेपी एक आधुनिक तकनीक है जो एक्सपोजर थेरेपी का ही एक रूप है। इसमें व्यक्ति वीआर हेडसेट पहनकर कंप्यूटर द्वारा बनाई गई बंद जगहों का अनुभव करता है, जैसे लिफ्ट, एमआरआई मशीन, हवाई जहाज। ये एक बहुत ही सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है, जहां व्यक्ति अपने डर का सामना करने का अभ्यास कर सकता है, वास्तविक स्थिति में जाने से पहले। कई स्टडीज में इसे काफी प्रभावी पाया गया है। क्या इलाज में दवाओं की भी कोई भूमिका है? कुछ मामलों में, खासकर अगर क्लॉस्ट्रोफोबिया के साथ गंभीर एंजाइटी या डिप्रेशन भी जुड़ा हो या पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा आते हों, तो डॉक्टर कुछ समय के लिए दवाएं भी लिख सकते हैं। ये एंटी एंजाइटी दवाएं या एंटी डिप्रेसेंट हो सकती हैं, जो लक्षणों को कम करने में मदद करती हैं। लेकिन ये जानना बेहद ज़रूरी है कि दवाएं आमतौर पर थेरेपी के साथ दी जाती हैं, अकेली नहीं, और इन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह और देखरेख में ही लेना चाहिए। ये सिर्फ लक्षणों को दबाती हैं। डर का मूल कारण थेरेपी से ही ठीक होता है। अकेला और शर्मिंदा महसूस करता है। सहायता समूह यानी सपोर्ट ग्रुप्स, जहां उसी तरह की समस्या से जूझ रहे दूसरे लोग मिलते हैं, अकेलेपन को कम करते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। अनुभवों को साझा करने और दूसरों को ठीक होते देखने से हिम्मत मिलती है। परिवार और दोस्तों का साथ भी महत्वपूर्ण है। उनका काम है समझना, सहानुभूति रखना और इलाज के लिए प्रोत्साहित करना, लेकिन बिना जबरदस्ती या ताने मारे। उनका धैर्य और विश्वास व्यक्ति के ठीक होने की प्रक्रिया में बहुत मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है। क्लॉस्ट्रोफोबिया भले ही एक जाल की तरह महसूस हो जो आपकी दुनिया को छोटा कर दे, लेकिन ये एक इलाज योग्य स्थिति है। ये कोई जिंदगी भर का श्राप नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि हमने अपने स्रोतों में देखा, थेरेपी, खुद की कोशिशें, मुकाबला करने की रणनीतियां और जरूरत पड़ने पर दवाओं के सही इस्तेमाल से इस डर पर काबू पाया जा सकता है। जिंदगी को फिर से अपनी शर्तों पर आजादी से जिया जा सकता है। ये डर स्थायी नहीं है, इसे बदला जा सकता है। तो अगर कोई श्रोता या उनके जानने वालों में से कोई इस स्थिति से गुजर रहा है, तो हमारी गुजारिश है, इसे चुपचाप सहे नहीं। मदद मौजूद है। किसी डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से संपर्क करने में झिझके नहीं। पहला कदम उठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बेहतर जिंदगी की ओर पहला कदम होगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया पर इस विस्तृत चर्चा के लिए आज बस इतना ही। उम्मीद है हमने इस विषय से जुड़े कुछ अहम पहलुओं को सरल तरीके से आप तक पहुंचाया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही और महत्वपूर्ण बातें हम आप तक लाते रहें। अगली बार तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। याद रखें, मदद लेना कमजोरी नहीं, हिम्मत की निशानी है और बेहतर महसूस करना हमेशा संभव है।